नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार की सियासत में आज का दिन काफी अहम और महत्वपूर्ण था, क्योंकि बीते कई दिनों से जिस रुपौली विधानसभा उपचुनाव की चर्चा हो रही थी, आज उस पर फैसला आ चुका है। जनता ने जो मुहर 10 जुलाई को लगाया था, आज शनिवार को वो परिणाम सबके सामने है। एनडीए और आरजेडी दोनों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और पूर्णिया में एक बार फिर से निर्दलीय का डंका बजा है। पहले लोकसभा में पप्पू यादव ने करिश्मा किया, तो इस बार रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में इंडिपेंडेंट लोजपा के बागी शंकर सिंह ने चुनावी मैदान में बाजी मार लिया है। अब इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जेडीयू और आरजेडी के लिए ये कितना बड़ा झटका है, क्योंकि दोनों ही खेमों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस चुनाव को जीतने के लिए, और दोनों को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बीमा भारती तो फिर तीसरे नंबर पर चली गई, अपना किला भी उन्होंने ध्वस्त करवा लिया, और शंकर सिंह का जो संघर्ष है वो आखिरकार सफल हुआ। देखिए, इस चुनाव के रिजल्ट ने दो बड़े संकेत दिए हैं। दोनों ही सत्ताधारी दल, माने 17 साल, ये लोग कहते रहे हैं लालू प्रसाद यादव को 15 साल शासनकाल, और फिर इनका भी 17 से 18 साल का शासनकाल। इस बीच में वो राजद के साथ भी नीतीश कुमार ने सत्ता चलाई। तो दोनों ही सत्ताधारी दलों को वहाँ की जनता ने नकारा। तो अब ये बात साफ हो गई है कि जनता कुछ नया चाहती है, और ये लोग टेस्टेड हैं। ये कुछ करते नहीं, केवल गप करते हैं, बातचीत करते हैं, और लोग अपने हाल पर ही हैं। खास तौर के सीमांचल में लोगों की दुर्दशा देखने लायक है, माने वहाँ कहने लायक है कि किस तरह से लोग दुर्दशा में जी रहे हैं। तो सत्ता को नकारा है लोगों ने, और लोग किसी नई राह पर चलना चाहते हैं। एक तो साफ बात है। दूसरी बात ये है कि नीतीश कुमार इस चुनाव में हारे हैं, और बीमा भारती भी हार गई। माने उनकी जो अदावत थी, उन्होंने चैलेंज किया था नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार ने भी उनको चैलेंज किया था, लेकिन दोनों हार गए। लेकिन कौन जीता? वो लोजपा का एक प्रत्याशी जीता, माने वो लोजपा का कार्यकर्ता जीता। पुराने कार्यकर्ता, माने 2005 में वहाँ से वो चुनाव लड़े थे, और उसके बाद लगातार बीमा भारती वो जीतती रही। वो जदयू की प्रत्याशी थी। तो लोजपा का एक समर्पित कार्यकर्ता, जो आखिर समय में जो चाहता था कि उसको एनडीए टिकट दे, और टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय खड़ा हो गया और वो जीत गया। तो सवाल ये है कि क्या ये नीतीश कुमार के लिए चैलेंज हुआ, माने कि वो लोजपा का, माने चिराग पासवान की पार्टी का कोई, मतलब 2020 में तो कई सीटें चिराग के बागी नेताओं ने उनसे छीन ही ली, नीतीश कुमार से, और इस बार चिराग के बागी ने एक सीट छीन ली। हाँ, वही सवाल ये है कि चिराग पासवान के बागी ने ये सीट छीन ली, तो क्या इसमें कोई खेल है? ये एक भी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आरजेडी ने जो चाहा कि बीमा भारती को अपने पक्ष में कर ले, तो लोकसभा में भी हारे, विधानसभा में भी हारे, और सबसे बड़ी बात है कि पप्पू यादव से जो कहवाया जा रहा था कि आप बीमा भारती के समर्थन में कहिए, पप्पू यादव ने कहा भी, लेकिन पप्पू यादव ने आरजेडी को एक बार फिर गच्चा दिया, माना बहुत ज़बरदस्त गच्चा दिया। तो उस क्षेत्र में तो पप्पू यादव की भी ताकत बढ़ी इसमें। आपका कहना है कि पप्पू यादव ने बीमा भारती को समर्थन नहीं किया? बिल्कुल सब बोलते रहे। हाँ, वो बोलते रहे, लेकिन उनके कार्यकर्ता और मन से कोई भी बीमा भारती के साथ नहीं था। कल भी हम लोग ये बातचीत कर रहे थे, और मैंने कल भी कहा था कि बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली जाएंगी। वो चली गई, उनको 30,000 कुछ यही वोट आए हैं। तो कलाधर मंडल के बारे में ये था कि वो सत्ताधारी दल के प्रत्याशी हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन जनता ने उनको भी नकारा। तो वोट का बंटवारा हुआ, अति पिछड़ा वोट का बंटवारा दोनों में, बीमा भारती और कलाधर मंडल में हुआ, और अगड़ों का जो वोट था वो शंकर सिंह के एक तरफा चला गया, शंकर सिंह तरफ। दूसरी बात है कि वो बहुत लंबे समय से उस क्षेत्र में काम करते रहे हैं, दूसरे तीसरे नंबर पर हर बार चुनाव में रहे हैं। तो पिछड़ी जातियों में भी, अति पिछड़ी जातियों में भी उनके समर्थक हैं, और वो इस बार उन लोगों ने
चुना एक ऐसा प्रत्याशी जो उनको धोखा नहीं दे, जो उनके बीच में रहता है। तो जनता ने ये बड़ा संकेत दिया है कि सत्ताधारी दल हो या जो जनता को यूज करके और केवल सत्ता भोगने का काम करते हैं, उनको जनता ने नकारा। उनको जनता ने नकार दिया है। तो अब देखिए, कई तरह की चर्चाएं हो रही थी, कई तरह के बात हो रहे थे, झटका तो दोनों को लग गया। लेकिन इसी बीच जो उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर लिखा है, वो तो एक तरह से ऐसा है कि हम हारे भी हैं और उस पर से हमें मारा भी जाए। मतलब वही हाल उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए का कर दिया है कि नीतीश कुमार तो एक ऐसे ही दुख में है और उस पर से ये जले पर नमक छिड़क रहे हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। उपेंद्र कुशवाहा ने दोनों संकेत दिया। एक तो उनकी हार, उन्होंने अपने चुनाव के पहले ही कहा था कि लालू प्रसाद यादव उनको हराना चाहते हैं और उसके लिए वो एड़ी चोटी कर रहे हैं काराकाट में। तो उस चुनाव में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ उन्होंने कहा, लेकिन ये भी कहा कि पवन सिंह पर कार्रवाई करने का काम बीजेपी का है। बीजेपी करती है कि नहीं ये देखना होगा। हालांकि बाद में बीजेपी ने किया। रुपौली पर उन्होंने पोस्ट किया है, जो आज उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि माथे पर सिकन वाली हार है। हम यही कह रहे थे कि माने दोनों तरफ से आरजेडी पर भी उनका संकेत था और एनडीए को भी संकेत। इस बार तो संकेत दिया, अपने ट्वीट में उन्होंने साफ कर दिया कि ये माथे पर सिकन लाने वाली बात है। और उस पार्टी को जो 2005 के पहले का उन्होंने याद दिलाया कि उसको भी निकारा। माने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भी उनकी रंजिश है और एनडीए के खिलाफ भी उनकी रंजिश है। उन्होंने अपनी बात एक छोटे से, क्या उपेंद्र कुशवाहा देना चाहते थे अपने इस सोशल मीडिया पोस्ट से? क्योंकि रुपौली में प्रचार करने वो नहीं गए थे और इस पर भी सवाल उठा था कि क्या जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें प्रचार के लिए न्योता नहीं दिया? देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी से जब वो अलग हटे और उन्होंने फिर से अपनी नई पार्टी बना ली, तो इस बार नीतीश कुमार ने उनको वो दिखाया, अपनी हद दिखाया कि उनको अपने इस चुनाव में एक दिन भी चुनाव के लिए नहीं बुलाया, प्रचार के लिए नहीं बुलाया। तो इसका उनको एक तो मलाल था। दूसरा, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल उनके अंदर में एक दुख दर्द था। सब लोग गए, उपेंद्र कुशवाहा को हाशिए पर रखा गया। क्यों रखा गया? और उपेंद्र कुशवाहा ने ये भी दिखाया कि कुशवाहा मतदाता जो है वो हमारे नहीं जाने से फिर छिटक गया, और अगर आप हमें अलग रखेंगे तो कुशवाहा मतदाता आपसे छिटका हुआ रहेगा। एनडीए ने इस बार देखा लोकसभा चुनाव में कि कुशवाहा मतदाता किनारे हो गया, क्योंकि ये पवन सिंह के खड़ा हो जाने से एक संदेश चला गया उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, राजपूत वोटर चले गए या ये, और इस तरह से वो कुशवाहा मतदाता एक तरफा चला गया। तो उपेंद्र कुशवाहा को किनारे दरकिनार कर हम लोग पहले भी ये कह रहे थे कि एनडीए के लिए ठीक नहीं होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को जब तक तरजीह नहीं दी जाएगी। वो कुशवाहा समाज के माने हुए नेता हैं और वो वोट प्रभावित कर सकते हैं। अभय कुशवाहा पर एक चाल लालू प्रसाद यादव ने चली और वो चाल उनको कामयाबी भी उसमें मिली, लेकिन अभय कुशवाहा के नेता नहीं बन सकते जब तक उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में है। तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्वीट में एक उसको प्रेशर पॉलिटिक्स की तरह भी देखना चाहिए कि दोनों तरफ दबाव बना के रखा है। एनडीए के कई नेताओं ने उन्हें राज्यसभा भेजने की बात कह दी, और फिर भी इस प्रकार के अंदर ही अंदर एनडीए की लड़ाई विधानसभा चुनाव से पहले जो दिख रही है, क्या ये बड़ा रूप ले सकती है? बहुत, ये निश्चित रूप से बड़ा रूप ले सकती है। और कहा नहीं जा सकता है कि एनडीए माने जो अभी जिस रूप में एनडीए है यही 2025 के चुनाव में रहेगा। तो इसमें से कई लोग छिटक सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने 2 बार अपना दुख दर्द वो दिखाया। अब हालांकि उनको राज्यसभा भेजने की जब घोषणा हो गई तब से वो थोड़ा संतुलित बयान दे रहे हैं, लेकिन आज का जो उनका ट्वीट है वो दोनों तरफ दबाव बनाया उन्होंने, आरजेडी पर भी और एनडीए पर भी। अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए कितना तरजीह देती है। अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो क्या उनको मंत्री पद मिलता है? मंत्री पद नहीं मिलता है तो उनको क्या जिम्मेदारी मिलती है? अभय कुशवाहा को लेकर लालू प्रसाद यादव ने जो चाल चली है उसके काट के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ही है, और एनडीए को अगर कुछ करना है तो उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ रखना पड़ेगा। अच्छा, जब चुनाव प्रचार चल रहे थे रुपौली विधानसभा का, उस दौरान बीमा भारती का एक बयान आया था जब उन्होंने कहा था कि लेसी सिंह ने कलाधर मंडल को खड़ा करके एक राजनीतिक चाल चली है।
वो चाहती हैं कि जो अति पिछड़ा का वोट है वो बीमा भारती और कलाधर मंडल के बीच में बंट जाए और शंकर सिंह चुनाव जीत जाए। हुआ भी वही है। कलाधर मंडल और बीमा भारती आपस में वोटों का बंटवारा करते रह गए और 8,246 वोट से शंकर सिंह जीत गए। तो माना जाए कि क्या सचमुच लेसी सिंह को लेकर जो आरोप बीमा भारती ने लगाया था वो सही था? देखिए, बीमा भारती चुनाव हार गई हैं और उनको इतना कम वोट मिला है अपने ही विधानसभा में, जहां से वो लगातार चुनाव जीतती रही हैं, कि अब वो किसी कुछ कहने की स्थिति में वो है नहीं। तो एक आरोप उन्होंने लेसी सिंह पर लगाया है। लेकिन अति पिछड़ों के बारे में तो उनके जदयू के प्रवक्ता ने जवाब भी दिया कि उनके शासनकाल में, लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में अति पिछड़ों की सबसे ज़्यादा अनदेखी हुई और राजद ने उसकी अनदेखी की। तो बीमा भारती तो आज राजद में गई हैं, पहले तो ये जदयू में थी। पहले ये भी राजद की 2005 में विधायक रह चुकी हाँ, हैं। पहले रह चुकी हैं, लेकिन ये जदयू का सीट है ये, और इस सीट पर उनको अगर अति पिछड़ों का वोट मिल रहा था तो वो जदयू के कारण मिल रहा था। तो वो नहीं कह सकती कि लेसी सिंह ने अति पिछड़ों का वोट बंटवारा करवा दिया। उनको भी अपना एक प्रत्याशी तो देना ही था, और ये वो अच्छी रणनीति थी जदयू की कि उसी जाति के एक उम्मीदवार को और मजबूत उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जाए। तो बीमा भारती के चुनाव में चूंकि हारी हैं, डेमोराइज हैं, तो इसका फायदा उनको मिल सकता है। ये अलग बात है कि कलाधर मंडल साबित नहीं कर पाए अपने आप को, लेकिन दूसरे नंबर पे वही रहे। तो ये बात तो मैंने, बीमा भारती तीसरे नंबर पर गई। तो हम लोग तो यही चर्चा कर रहे हैं लगातार कि वो शंकर सिंह जीतेंगे इस चुनाव में और बीमा भारती का तीसरे नंबर पर जाना तय है। तो वो अब ये जो आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, ये उनका एक आरोप है। अब जनता उनको हल्के में लेती है, क्योंकि जनता ने उनको 2 बार लगातार 1 महीने के भीतर में हारा। शंकर सिंह के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक तो 2005 का फरवरी वाला विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता था, लगभग 6-7 महीना विधायक रहे, और फिर जब विधानसभा भंग हो गया तो बीमा भारती से हार गए। उसके बाद लगातार चुनाव लड़ते रहे और 19 साल का इंतजार उनका ये उपचुनाव में जाकर खत्म हुआ है। और शंकर सिंह जीते भी हैं तो निर्दलीय जीते हैं, फिर अगले ही साल उनको चुनाव में फिर जाना पड़ेगा, जनता को जवाब भी देना होगा कि 1 साल में क्या किए। तो कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं। और क्या शंकर सिंह निर्दलीय निष्पक्ष अलग ही रहेंगे, या फिर नीतीश कुमार जैसे इंडिपेंडेंट और छोटी पार्टी के नेताओं को अपने में मिला लेते हैं, वैसे ही एनडीए के अंश को समर्थन देते शंकर सिंह दिखाई? देखिए, बहुत इसमें संभावना तो है कि शंकर सिंह कोई ना कोई दल में चले जाए, समर्थन करेंगे। हाँ, समर्थन तो नहीं, अभी नहीं। वो हम कह रहे हैं 2025, चूँकि अब 1 साल का रह गया है। 1 साल में उनको अपने आप को साबित करना है। हालांकि जनता ने जब उनको चुना है तो जनता उनको समय भी देगी, ऐसा माना जा सकता है। हम ये कह रहे हैं 2025 के चुनाव में शंकर सिंह कोई ना कोई दल ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उनको निर्दलीय रहकर आगे 1 साल के भीतर ही अपने आप को साबित करना उनके लिए मुश्किल भरा। आप जो कह रहे हैं कि उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती तो निश्चित रूप से है कि वो एक निर्दलीय जो अपने क्षेत्र के लोगों का सवाल जब लेकर जाएंगे सदन में या सरकार के पास, तो उतनी मजबूती से वो नहीं जा पाएंगे। विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है, तो इसमें तो अपने लगातार उनको अपना सुनाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, लोगों के लिए लड़ना भिड़ना पड़ेगा। तो वो लड़ेंगे भिड़ेंगे, पर उनको फ़ायदा तभी होगा जब वो किसी दल के साथ जुड़ कर रहे हैं। तो एनडीए के पक्ष में इस समय उनकी सरकार है, सत्ता पक्ष है उनकी, तो उम्मीद की जा सकती है कि वो लोजपा के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। कभी भी उन्होंने दल नहीं बदला, वो लगातार रहे, लोजपा में रहे। इस बार उनको जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो हमको लगता है कि वो एनडीए के पक्ष में ही रहेंगे। अब आगे वो क्या फैसला लेते हैं, हालांकि लालू प्रसाद यादव भी बड़ी गोटी खेलते हैं, तो उनको अपने पक्ष में करने की, चूँकि बीमा भारती को लालू प्रसाद यादव खो चुके, वहाँ पर उन्होंने एक प्रयोग किया था कि बीमा भारती को अपने पक्ष में कर लें, नीतीश कुमार को झटका दे दें, लेकिन 2 बार मुंह की खानी पड़ी उनको। तो अब लालू प्रसाद यादव भी चाहेंगे, उनके लिए ये हॉट केक जो है वो है। ये तो लग रहा था कि राजद ने चुनाव के दिन ही ये समझ लिया था कि यहाँ जीत शंकर सिंह की हो सकती है, और जिस तरीके से हल्ला गुल्ला हुआ था, शंकर सिंह और उनकी पत्नी का एक वीडियो भी शेयर किया गया था सोशल मीडिया पर आरजेडी के, तो लग रहा था कि थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव ने एड़ी चोटी एक की, पप्पू यादव से जबरन, माने कांग्रेस को कहा गया कि आप उनसे कहिए बयान देने के लिए, और कांग्रेस के कहने पर पप्पू यादव ने भी बीमा भारती के पक्ष में बात की
लेकिन पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने उनको गच्चा दिया और कई लोगों ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट भी किया कि हम लोग पप्पू यादव के उसमें हैं, और खुलकर तो किसी ने नहीं कहा कि माने उनके शंकर सिंह के पक्ष में हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं ने अब पूरे मन से शंकर सिंह के लिए काम किया। ये इसकी चर्चा हुई, पूर्णिया में, रुपौली में इसकी खूब चर्चा हुई। तो आखिर समय में पाला बदल देना, माने रिजल्ट बदल देने का काम पप्पू यादव ने किया। अच्छा, इस रिजल्ट के तो कई मायने हो सकते हैं, बहुत लोग सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे थे, लेकिन अभी 4 सीटों पर और विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और वो एनडीए और आईएनडीआईए दोनों के लिए अब कितनी बड़ी जरूरत बन गई है। निश्चित रूप से वो 4 विधानसभा क्षेत्र में जिन पर चुनाव होने वाले हैं, आज जो उपचुनाव हुए हैं पूरे देश में 13 सीटों पर, उसमें एनडीए को जबरदस्त हार मिली है। कांग्रेस और माने आईएनडीआईए गठबंधन माने टीएमसी कांग्रेस ने ज़्यादा सीटें जीती, आम आदमी पार्टी को भी मिला, भारतीय जनता पार्टी 13 में से 2 सीटें जीत पाई हैं। तो बिहार में जिन 4 सीटों पर है वो 3 तो आईएनडीआईए गठबंधन के, एक केवल इमामगंज की सीट हम पार्टी का माने उनकी एनडीए की है। तो 3 सीटों को अपने पक्ष में रखना एक सबसे बड़ी चुनौती आईएनडीआईए की है, और एनडीए की है कि उन 3 सीटों में से गेन करें, क्योंकि अगर गेन नहीं करेंगे तो आप समझ जाइए कि विधानसभा चुनाव में उसका एक संदेश जाएगा और उस संदेश से एनडीए को बहुत ज़बरदस्त घाटा लगेगा। आप सोचिए कि जगदानंद सिंह के एक बेटे जो संसद में चले गए, सुधाकर सिंह, अब दूसरे बेटे वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में है, रामगढ़ से। आप जाइए वहाँ पर, ये बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, और आप तरारी में हालांकि सुदामा प्रसाद जो भाकपा माले के हैं सांसद बन गए, तो भाकपा माले तो परिवारवाद की बात तो करता नहीं है, तो वहाँ कोई उनका एक प्रत्याशी होगा, लेकिन सुनील पांडे या तो खुद रहेंगे या उनकी पत्नी लड़ेंगी। तो वहाँ भी सवाल ये है। एक चौथी सीट है इमामगंज, रामगढ़, तरारी और एक और सीट हुई बेलागंज। हाँ, तो ये 4 सीटें हो गई। अब इन 4 सीटों में 3 सीटें तो आईएनडीआई गठबंधन की हैं, उन तीनों सीटों को जीतने की चुनौती उनके सामने है कि वो नहीं जीतेंगे तो आगे ये सेमीफाइनल की तरह, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसको देखा जाएगा और इसका असर 2025 के चुनाव में होगा। निश्चित रूप से एनडीए के लिए अगर सबसे बड़ी चुनौती है कि इनमें से कुछ गेन करें, तो आईएनडीआईए का भी उसके सामने भी चुनौती है कि इसको बचा के रखें। तो बीमा भारती की राजनीति खत्म आप मान रहे हैं, या फिर अभी अगले साल चुनाव है, देखिए ताकत दिखाएंगे? बीमा भारती अभी यंग है, माने अभी तो उनकी उम्र है और उनके पति इलाके के दबंग हैं, लेकिन जिस तरह से 2 चुनावों में उनको नकारा गया, तो ये कहा जा सकता है कि फिलहाल उनको कोई राहत मिलने वाली नहीं है। राजनीति में वो एड़ी चोटी करती रहेंगी, हाथ पांव मारती रहेंगी, लेकिन राजनीतिक अवसान तो उनका नहीं कहेंगे। अभी उनको जनता ने नकार दिया। पाला बदलना तो उनके लिए मुश्किल। हाँ, अब तो चूंकि जदयू से भागी हैं और राजद में फेल हो गई हैं, तो राजद उन पर फिर वो करेगा, वो नहीं करेगा राजद, और जदयू किसी भी हाल में नहीं करेगा, क्योंकि वो नीतीश कुमार को चैलेंज करके गई है। जदयू माने नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार को चैलेंज करके तो जदयू उनको नहीं लेगा, भारतीय जनता पार्टी तो लेगा ही नहीं, क्योंकि वो आपराधिक छवि के उनके पति हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब उनकी राजनीति जो है वो खत्म हो चुकी है। अब देखिए, शंकर सिंह ने चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा के अंदर निर्दलीय विधायक की एक संख्या और बढ़ा दी है। इसके पहले विधानसभा में महज एक ही निर्दलीय विधायक हैं और वो हैं चकाई के सुमित सिंह, जो कि समर्थन कर रहे हैं एनडीए सरकार को, नीतीश कुमार को, और इसी कारण अभी बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। अब शंकर सिंह भी निर्दलीय विधायक बन गए हैं, रुपौली का रन उन्होंने जीत लिया है। अब जीतने के बाद हाल ही में मॉनसून सत्र भी शुरू होगा, हो सकता है उसी दौरान उनका शपथ भी हो, और देखना होगा कि किस तरीके से अपने क्षेत्र का मुद्दा वो सदन के अंदर उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार शंकर सिंह समर्थन सदन में किसे करेंगे? क्या विपक्ष को समर्थन करेंगे या फिर एनडीए को? क्योंकि हैं तो वो लोजपा के बागी,
लड़ना चाहते थे चुनाव, लड़ नहीं पाए तो निर्दलीय उतरे और ताकत का एहसास करा दिया। इसके पहले 2005 में विधायक बने थे 6-7 महीना के लिए और उसके बाद 19 सालों का उनका इंतजार आखिरकार आज खत्म हुआ। एक बार फिर से विधायक बने हैं, लेकिन कार्यकाल 5 साल का नहीं है, महज 1 साल के आसपास का है। और ये बड़ी चुनौती है उनके सामने कि इस 1 साल में वो जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे कि अगली बार जब चुनाव विधानसभा का होगा तो जनता उन पर भरोसा करे और उन्हें दोबारा सदन में भेजे। तो देखना होगा कि सदन के अंदर किस प्रकार से वो मुद्दों को उठाते हैं और किसके साथ खड़े रहते हैं। अब उन पर डरोड़े तो नीतीश कुमार जरूर डालेंगे, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमा भी चाहेगा कि वो उनको समर्थन दे, क्योंकि अभी राज्यसभा का भी चुनाव होगा और उस दौरान भी काफ़ी कुछ इधर उधर होने की खबरें हैं। और अगर उस वैसी परिस्थिति बनी तो फिर शंकर सिंह का कद बड़ा होता दिखाई देगा। तो रुपौली का रन जीतने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शंकर सिंह के सामने किस प्रकार की चुनौतियां हैं और किस प्रकार के अवसर भी हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।